नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात आपके सुरक्षा कवच की, बुढ़ापे की लाठी की। मैं सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। बात होगी पेंशन की। पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और अब एक और योजना आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना, जिसकी कल केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी। अब पेंशन को लेकर जबरदस्त टेंशन थी। चुनाव आते ही इस बात को लेकर तनाव होने लगता था और तनाव की रेखाएं सत्ताधारी बीजेपी के माथे पर साफ दिख रही थी पिछले 1.5-2 सालों से, क्योंकि विपक्ष ने पुरानी पेंशन योजना को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। और हिमाचल प्रदेश का चुनाव वो तो गवाही देता दिखाई दिया। वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी। हिमाचल में आप जानते ही हैं, लगभग हर घर में एक सरकारी कर्मचारी है। अच्छी खासी तादाद है सरकारी कर्मचारियों की। तो इससे एक बात साबित होती दिखी कि पुरानी पेंशन की एक गूंज है। और हिमाचल की राह पर ही राजस्थान, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी, और यहां पर सब विपक्ष की सरकारें थी। अब राजस्थान में बदल गया है, पर मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई। इसमें रस्साकशी भी चली। न्यू पेंशन योजना का जो पैसा पीएफआरडीए में डला हुआ था, वित्त मंत्री ने कहा कि भैया कानून है, हम तो दे ही नहीं सकते। वो तो लग गया, बाजार में लग गया वो पैसा, वो कहां से दें। तो अधर में अटका हुआ था ये पूरा मामला। तो कल जो ये घोषणा की गई है, ये दरअसल नई बोतल में पुरानी शराब है। हम फिर से पुरानी पेंशन योजना की तरफ जा रहे हैं, या विंडो ड्रेसिंग होती है ना, सजा दिया जाए किसी चीज को, थोड़ी बहुत बदलाव करके एनपीएस को नई शक्लो सूरत के साथ सरकारी कर्मचारियों के सामने पेश कर दिया गया है। और बहुत से मीडिया वाले अब इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहते दिख रहे हैं। तो इसकी पड़ताल करनी, इसकी परत दर परत उतारनी बड़ी अहम हो जाती है। कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब इस नई योजना की घोषणा की, तो साथ में कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन भी वहां पर मौजूद थे। ये वित्त सचिव थे। पिछले साल एक कमेटी बनी थी पेंशन योजना की समीक्षा को लेकर। सरकार ये तो कहती रही कि भाई फिस्कल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। ये पुरानी पेंशन योजना अगर जारी रखी गई, या जो ये राज्यों में लागू करने की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी जी। 79% हिमाचल का तो जो कर्ज है वो सिर्फ पेंशन देने में जा रहा है। तो ये लागू नहीं हो सकता, भट्टा बैठ जाएगा देश का। पर कल जो योजना की घोषणा हुई, उसमें जो 12 महीने की, आखिरी 12 महीने की आपकी जो बेसिक पे थी, तनख्वाह का एक बेसिक पे का जो एलिमेंट था, उसका आधा, यानी कि 50%, यानी कि पुरानी पेंशन योजना की तरह वो बतौर पेंशन दिया जाएगा। तो अब ये तो बल्ले बल्ले हो गई। सरकारी कर्मचारियों की तो बाँचें खिली ही होंगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को लेकर, स्टैटिस्टिक्स को लेकर, आंकड़ों को लेकर एक पुरानी कहावत है, डेविल लाइज इन द डिटेल। डिटेलिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तो डिटेलिंग जब की जाए, ये जो पैसा है आपको तब मिलेगा जब आपने कम से कम 25 साल की नौकरी की हो। उससे कम की है तो वो घटती हुई चली जाएगी। और 10 साल आपने कम से कम अगर नौकरी की, तो 10,000 तो न्यूनतम पेंशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। और उसमें महंगाई और बाकी चीज भी जोड़ दी जाए, वो बढ़कर 15,000 रुपए तो होती दिखाई देगी। पर यहां पर एक फर्क है। फर्क ये कि पुरानी पेंशन योजना जो थी, उसमें आपको 1 रुपया, 1 टका, 1 चवन्नी
योगदान के तौर पर नहीं देनी होती थी। तब आपको 50% अपनी आखिरी पे का बेसिक मिलता था। यहां 10% आपको देना होगा, जो एनपीएस में था यहां भी, पर यहां सरकार ने एक दरियादिली दिखाई है। 14% सरकार का योगदान होता था, अब वो 18.5% सरकार करती दिखेगी। अब इसमें 6,500 करोड़ के करीब अतिरिक्त पैसा भी खर्च होगा। तो मतलब पैसे थे सरकार के पास। तो पुरानी पेंशन योजना कोई लागू करना चाह रहा है, उसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही थी? अब ये पैसा दे देंगे, और ये तो छोटी मोटी रकम है, 6,500 रुपए कुछ नहीं होता। असली खेल तो वहां है कि भाई पुश्तें, आने वाली नस्लें, ये कर्ज लेकर जो घी पिया जा रहा है या पिलाने की कोशिश की जा रही है, आने वाली नस्लें, जनरेशंस टू कम, उसका भुगतान करेंगी। ये बीजेपी कहती थी, काला सूट गुलाबी अखबार वाले कहते थे। तो अब जब ये 50% दिया जाएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो बात सरकार ने मान ली कि बाजार तो आपको 50% रिटर्न नहीं दे रहा, वरना एनपीएस क्या था भाई? आपसे फंड लिए गए पीएफआरडीए के जरिए, वो बाजार में लगा दिए गए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, इक्विटी में भी लगाए, बॉन्ड में भी लगाए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाए। तो आपको 50% मिल सकता है तो वो तो दे देते। वो नहीं मिल रहा तो सरकार को अपने खजाने में से पैसे देने पड़ेंगे ना। 23 लाख केंद्र के कर्मचारी, मेरा आंकड़ा नहीं, अश्विनी वैष्णव ने कल बताया, और 90 लाख अगर सभी राज्य हामी भर देते हैं तो 90 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। तो एनपीएस से कोई यूपीएस में आएगा, नई पेंशन योजना से इस नई एकीकृत पेंशन योजना में कोई आएगा, तो उसका 10% जो पैसा कटा हुआ है, और सरकार 14% जो दे रही थी 2019 से, वो पैसा तो पीएफआरडीए में फंसा हुआ है। उसे कहीं और लगाएंगे या उसी में ही लगाए रखेंगे? इन बातों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो यूपीएस है ये लागू होगी 1 अप्रैल 2025। अभी फाइन ट्यूनिंग करनी है। पर कल हमें यह बताया गया कि विस्तृत समीक्षा के बाद, और इंटरेस्टेड जो पार्टीज थी, सरकारी कर्मचारियों के जो अलग अलग संघ बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं 100 से ज्यादा, के साथ बातचीत के बाद, सलाह मशवरा करने के बाद यह तस्वीर, यह योजना सामने लाई गई है। अब इसमें महंगाई इंडेक्स, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन जो है, उसको भी लागू किया जाएगा, और ग्रेट्युटी के अतिरिक्त रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान भी होगा। लेकिन जो पुरानी पेंशन योजना थी तो उसमें तो ग्रेट्युटी भी मिलती थी। तो ये दरअसल पुरानी नहीं है, ये नई पेंशन स्कीम, नई बोतल में पुरानी शराब है क्या? और यहां पर दरअसल टेंशन किसकी आएगी, ये नौबत क्यों आई? पिछले साल तक सरकार जो साफ मना कर रही थी, और मेरे पास बाकायदा ये जानकारी है कि भाई हिमाचल में भी कहा जा रहा था कि कोई तो आके, एक बड़ा नेता कह दीजिए पुरानी पेंशन योजना हम लागू कर सकते हैं तो चुनाव में नुकसान नहीं होगा, पर वो घोषणाएं नहीं की गई थी। तो यकायक ये यू टर्न कैसे लिया गया है? अब किसी नुकसान की, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने की, आने वाले 15-20 साल बाद कितना बोझ बढ़ेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना इसका आंकड़ा दिया गया। क्या दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव का तनाव सामने दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब 4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, और यहां पर हार अब बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। दिक्कत हो जाएगी क्या? नेतृत्व के लिए भी सवालिया निशान लगातार खड़े हो जाएंगे क्या? और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को यह तोहफा दिया गया है।
अब क्या इसे वो हाथों हाथ लेंगे? और जिन राज्यों में ओपीएस पहले से लागू है वो कहां जाएगा? अब ये एक और परत आ जाती है, आसमान से गिरे खजूर में अटके ओपीएस ऑप्ट कर ली तो करेंगे क्या? अब यूपीएस में आए। और कितने राज्य यूपीएस के साथ जुड़ने को तैयार होंगे? भाई ओपीएस से एनपीएस पर गए थे तो पश्चिम बंगाल, केरला, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम हिस्सेदारी नहीं देंगे, भाई हमें नहीं आना एनपीएस में। अब राज्य ये मना करने लगे और राज्यों में विपक्ष की ताकत थोड़ी थोड़ी अब बढ़ती जो दिख रही है, जो आहट दिख रही है, तो ये पेंशन की टेंशन राजनेताओं को तो लीलेगी ही, सरकारी कर्मचारी भी अटका अटका महसूस करेगा क्या? अब इसमें एक और बात आ जाती है और इस बात को इंगित किया है पवन खेड़ा ने। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में जो आरक्षित वर्ग है, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु 40 साल है। वो तो 25 साल न्यूनतम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी में भी 37 साल है अधिकतम आयु। तो ये सुविधा एससी, एसटी, ओबीसी को कैसे मिलेगी? अब इसमें राजनीति हो रही है, विशुद्ध राजनीति है ये। पर इसी खेल में क्या पेंशन फंस गई है? भाई 2004 में लागू तो हुई अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, लेकिन इसे सही मायने में जमीन पर जो उतारा था वो मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार, और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने उतारा। समझाया राज्यों को कि यह बेहतर है, इससे बोझ नहीं बढ़ेगा। पर अब यह बोझ किसके कांधे पर पड़ेगा? सवाल यहां अटक जाता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पुरानी पेंशन वर्सेस नई पेंशन, किसे कितनी टेंशन? और फैसले के पीछे चुनाव या 4 जून का तनाव? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से और अर्थव्यवस्था के मामलों के माहिर हैं राजेश शर्मा। एक और माहिर एनडीए खेमे से आज बिल्कुल बिजनेस वर्ल्ड पर पकड़ रखने वाले लोग आए हैं, माधव आनंद, चीफ जनरल सेक्रेटरी आरएलएम के, एनडीए का अहम घटक। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इनको जीएसटी कहता हूं मैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक दिलचस्प बात देखिए, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कहीं भी, यह सिर्फ मेरे शो की बात नहीं, किसी भी चैनल पर कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं दिया है। राजनीति कर रहे थे पुरानी पेंशन को लेकर 2 साल से, पर प्रवक्ता नहीं दिया, तो अभी असमंजस में है। तो ऐसे में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंकज शर्मा जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक और बेहद खास मेहमान शिव गोपाल मिश्रा, महासचिव हैं ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के। और कल जो बातचीत हुई प्रधानमंत्री से, बातचीत के बाद, बैठक के बाद जो ये योजना की घोषणा हुई, उस बैठक में गोपाल बाबू भी मौजूद थे। ये लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। तो ये जीत है, मुकम्मल जीत है, आधी अधूरी जीत है? इस पर विजय बंधु जो अलग अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर, इनकी राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। पर अभी तक तो पैसे की मार, आगे कर्ज लेकर ये घी पिएंगे तो नस्लें चुकाएंगी, चुकाती रह जाएंगी। कल सब ठीक ठाक हो गया, अब पैसे का इंतजाम हो गया है। राजेश, हाँ, आप बीच में नहीं टोके, मैं आपको क्लैरिटी देता हूं इसमें। हाँ, प्लीज। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, अभी अगर हम मेरे पास पिछले 2 साल 3 साल का मैं रिटर्न देखूं तो 10.5 से 11.5% रिटर्न आ रहा है।
ये पेंशन के जो अमाउंट इन्वेस्ट हुए हैं, ये एग्जैक्ट डाटा बताता है। और पेंशन का अमाउंट पहले इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, अभी ये अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। इस सरकार ने एक नई पहल करी कि ये सरकार, ये देश बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे हम करेंगे तो रिटर्न आएगा। आज भी एनपीएस और यूपीएस दोनों को चालू किया, और मैं आज आपको बताता हूँ बहुत लोग आज एनपीएस में भी रहेंगे, उनको जिसको देश की ग्रोथ स्टोरी के बारे में पता है कि 50% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और मिल रहा है, जो ऑलरेडी मिला है। तो 50 मिला है सर, 50% से ज्यादा अभी मिल रहा है। किसे मिला है सर? सारे किसको पेंशन मिली? जिसने मैं एक डाला है। देखिए सर यही एक मिनट राजेश, आंकड़ा दीजिए। हाँ, और मैं वक्त भी दूंगा, और कल फिर कर लेंगे कार्यक्रम। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, एक मिनट सुनिएगा। हमने बाकायदा, हम कोई ऐसे कोई भी बयान ऐसे ही नहीं देते, ठीक है। फील्ड रिपोर्ट कराई हमने। उत्तर प्रदेश में एक नहीं दर्जनों जगह हमारे 2 दर्जन से ज्यादा सहयोगी गए जी। मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं जी। एक टीचर, अध्यापक जो प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर किए, 84,000 रुपए उनकी आखिरी तनख्वाह थी, उनकी पेंशन बनी 1768 रुपए जी। एक और टीचर, उनकी 77,000 रुपए आखिरी सैलरी थी, उनको 1,200 रुपए मिले। एक और सरकारी कर्मचारी, 72,000 रुपए की तनख्वाह, 850 रुपए की पेंशन मिली। विजय, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी भी तस्दीक चाहूंगा, उसके बाद पूरा वक्त देना है मैंने आज राजेश को। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जानकारी है, और इससे हजारों उदाहरण है। अब बताइए सर। हाँ। मैं 2-3 चीज बताता हूं। सबसे पहले ये आया कैसे? ओएसिस जो हुआ था, जिसका ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी स्कीम 1998 में आई, जिसकी रिपोर्ट 2000 में आई, और उसके अंदर में सभी सरकारी काम करने वाले लोग थे, यूनियन के लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने बोला कि देश के ऊपर, सर देश के ऊपर बर्डन आएगा, तब ये एनपीएस की स्कीम आई। में चले गए, ठीक है, नहीं मैं अगर इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे तो एनपीएस में संशोधन करने की नौबत कैसे आई? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। सर 2 टाइप के लोग हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं जो कि पैसे नहीं लगाते हैं। आज जो पैसे नहीं वो सरकार लगाएगी, मुझे पैसे थोड़ा लगाने, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैंने अपना 10% दिया, सरकार 14% देती थी, अब 18.5% देगी। सर हम भी 10% नहीं दे रहे थे ना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम भी अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, आज हम ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसको मिलता है। आदमी इन्वेस्टमेंट की अभी एनपीएस में आपको योगदान देना होगा, पेंशन के लिए 10% कट के आएगा। सर 10% कट के आएगा, पर सरकार ने अपना कोटा तो बढ़ाया, 10 से 14 किया 2014 में, मान अब लिया, 18.5 कर दिया। मान लिया जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार पहले ये कहती थी कि अरे ओपीएस में बट्टा बैठ जाएगा, अब मार्केट नहीं दे रहा 50%, ये तो बात साफ हो गई, वरना एनपीएस में संशोधन क्यों करते, यूपीएस क्यों लेकर आते? सर पूरा ओपीएस के कुछ इस कंट्री का नाम बता दो, पूरा ओपीएस, इटली, लेटिवा, नॉर्वे, स्वीडन, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन चाइना ने पूरा ओपीएस के बाद में उनके यहां हैवी लॉस होने के बाद में एक्सचेकर को उन्होंने बंद किया है, क्योंकि ओपीएस चल नहीं सकता। उस टाइम पे 0.5% का जीडीपी का लॉस था, जो आज के दिन 4% का होता। यही तो बता रहे थे 2 साल, तो अचानक 50% तो ओपीएस नहीं कर सकते हम। अच्छा। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में ग्रोथ अभी इंडिया की है, और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करता है वो आज के दिन एनपीएस में रहेगा। उसको पता 50% से ज्यादा मुझे फायदा मिलेगा। मार्केट पे भरोसा नहीं ना सरकार को, तभी तो सर यूपीएस लेकर आई। सर यूपीएस लाई जो लोग कंजर्वेटिव है उनके लिए, कि हर किसी को दो, अगर किसी कोई नहीं करना चाहेगा तो उसको हम दे रहे हैं। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो हम आपको इन्वेस्ट, देखिए लोग इन्वेस्ट गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो सरकार करती है इन्वेस्ट, पीएफआरडीए में फंड जो क्रिएट किया है वो करेंगे इन्वेस्ट। मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा कि जी इतना इक्विटी में डालिए मेरा पैसा और इतना यहां डालिए। सर सरकार इन्वेस्ट करती है, सरकार कर रही है ना। अब सरकार ये मान रही है कि हम 50% आपको आपकी बेसिक का पेंशन के तौर पर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए तो गारंटी लेकर आई। गारंटी एनपीएस में कोई गारंटी नहीं थी। सर आज के दिन लोगों को 50% से ऊपर की कमाई हो रही थी, जो आप डाटा दे रहे हो। कई ऐसे डाटा मैं कल आप कर लो, मैं आपको डाटा निकाल के दूंगा, 50% से ज्यादा का ऐसा कहीं नहीं हो रहा। ये आज आपको वादा करता हूं कि बहुत लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है शेयर मार्केट। 50% अगर आपकी बेसिक का 50% से ऊपर किसी को पेंशन मिली हो तो नीचे
अनुज नीमरी, नंबर फ्लैश करिए, अभी एकदम मांगिए करिए। उनसे जानकारी। अभी मांगिए और मिलेगा। एक जानकारी नहीं मिलेगी, एक गारंटी व्यक्ति के नहीं साथ मिलेगा, मिलेगी। मैं गारंटी दे सकता ये हूं। एकदम गलत गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि एनपीएस में लोग रहेंगे। मैं आज आपको वादा करता हूं 50% लोग एनपीएस में रहेंगे, क्योंकि उनको पता है हमको 50% से ज्यादा मिलेगा। ये एक नंबर 1 चीज है। और दूसरी, कई कंट्री बंद करने के बाद में सर, तीसरी चीज आप बताओ, अगर ये सरकार के ऊपर एक्सचेकर पे आएगा तो टैक्स बढ़ाएंगे ना, सरकार कहां से दे देगी? सरकार पैदा करेगी क्या? सरकार मैं टैक्स थोड़ा में ले लेगी। सरप्राइज्ड हूं, मुझे लगा सर, कि टैक्स आप से ले कहेंगे लेगी, सरकार टैक्स बढ़ा देखिए देगी। लोगों की भलाई के लिए सरकार पैसा खर्च करने तो को तैयार सरकार है। तो टैक्स से लाती है ना। हाँ। सरकार टैक्स बढ़ा देगी। आप ये चाहते हो कि सरकार टैक्स बढ़ाए? तो टैक्स बढ़ाएगी तो ना। नहीं बढ़ाएगी। अच्छा। अब नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 50% से ऊपर लोगों को मिल रहा है, उसलिए नहीं बढ़ाएगी। जिन लोगों का है उतना सरकार के पास आज के दिन स्पेस है। मैं जो अभी टैक्स मिल रहा है। कंफ्यूज हूं। घनश्याम तिवारी, यहां पर राजेश कह रहे हैं कि नहीं 50% से ऊपर मिल रहा है एनपीएस में पेंशन लोगों को, तो भाई ये सरकार यूपीएस क्यों लेकर आई फिर? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 अहम बातें हैं। पहली बात राजनीतिक, कि ये सरकार लगातार 4 जून के बाद अपनी हार का बोझ झेल रही है और इस संदेह का बोझ झेल रही है। लोग कहते हैं कि सरकार एक हाथ से कुछ देती है, दूसरे हाथ से कुछ ले लेती है। तो आज भी जब सरकार कोई स्कीम लाती है तो लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है भरोसा जीतने का, लेकिन जो कोशिश है ये काफी है या नाकाफी है, ये तो पेंशनर्स ही बता पाएंगे। देश के जो पेंशनर्स हैं, जिस समय वो रिटायर होते हैं, वो उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। बच्चों की नौकरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, शिक्षा के लिए जरूरत पड़ती है, घर में शादी विवाह, घर बनाने के लिए। समझ नहीं तो आ रहा एक था। एक मिनट अब जोड़ते हैं। रुकिए ना। 2004 में ये योजना लाई गई, नई पेंशन योजना। 5 में इसको सही मायने में जमीन पर उतारा। मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने कदमताल की। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मैंने 3 उदाहरण दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। नई पेंशन योजना लागू हुई ना उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल की तरह आपने मना तो नहीं किया था, तब ये बात समझ नहीं आई थी। नहीं, बिल्कुल ये बात, जब कोई नई स्कीम, खासकर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस तरह के संदेह के घेरे में नहीं थे। वो एक अर्थशास्त्री थे और सूझबूझ से स्कीम्स लाते थे। जो भी स्कीम्स लेकर के आए, अगर आप देखें तो लगभग सफल हुई वो स्कीम्स। लेकिन अगर उसके बाद राज्यों ने ये अनुभव किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बेहतर थी, उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहतर थी, तो राज्यों ने वो नियम नीति अपनाई। उसको केवल अपने लॉजिक से ये कहने के लिए कि नहीं ओपीएस खराब थी, ये अच्छी है, उस बेकार की बहस में नहीं गए। आज जो सरकार लेकर के आ रही है, एक तरीके से अपनी बेकार की बहस को खत्म कर रही है। लेकिन इस कदम से वाकई 23 लाख कर्मचारियों जो तलवार आपने सरकार के सर पर लटकाई थी और चुनावी फायदा भी उठाया, उस तलवार की धार कुंद कर दी सरकार ने। रोल बैक का तो ठीक है, आरोप लगेगा कि रोल बैक कर गई। 303 वाली सरकार होती, मुझे मालूम है अभी पंकज शर्मा ये कहेंगे ये ऐसा कभी नहीं करते, पर आपकी तलवार की धार कुंद हो गई क्या? देखिए, हमारी तलवार की धार नहीं है, जनादेश की धार है। जनादेश की धार किन बातों पर है? कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसे ये सरकार कुंद नहीं कर सकती। पेपर लीक हो रहे हैं, उसे ये सरकार कुंद नहीं कर सकती। जनता जो है जातीय जनगणना चाहती है, वो सरकार कर नहीं सकती। संसद में सरकार अपना पक्ष रख नहीं पाती, विपक्ष जनता की आवाज को बुलंदी से रखता है, वहां पे सरकार अब ओपीएस कैसे लागू करेंगे? सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है, ओपीएस कैसे लागू करेंगे तरीके से? देखिए, ओपीएस कैसे लागू होगा, इस जो यूपीएस सरकार लाई है, इसका लाभ लोग कितना समझ पाएंगे और कितना लेना चाहेंगे, ये तुरंत, क्योंकि ये कल ही योजना आई है, आज नहीं बताया जा सकता। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अलग अलग राज्यों का अलग अलग भार है, उसके अनुसार कैलकुलेशन कर रही है। माधव आनंद, तो वो सारा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। काला सूट गुलाबी अखबार वाले ओपीएस के बारे में सब लानत मलानत कर रहे थे, तो ये यूपीएस का पैसा कहां से आ जाएगा? पेड़ पे उगेगा? संदीप जी, बहुत अच्छा मुझे लगता है ये मुद्दा है, और मैं राजनीति की बातें न करके मैं सार्थक बात करना चाहता हूँ।
तीन तरह की स्कीम है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, एक न्यू पेंशन स्कीम है, जो 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में लाया गया और मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसको जारी रखा। और अब तीसरा जो है जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। निश्चित रूप से अगर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, अगर मेरी बात करें, अगर मेरी व्यक्तिगत पसंद की बात करें तो स्वाभाविक है जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो सबसे बेहतर था। लेकिन क्या होता है, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, समय परिस्थिति की जब मैं बात करता हूं तो राजनीतिक परिस्थिति भी होती है। मैं आपकी बात को जो है सो मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसके भी नहीं, ये रायता फैला दिया ना। एक मिनट माधव, आप बिल्कुल, आपने अपनी बात बिल्कुल क्लैरिटी से आप कह रहे हैं, पर ये तो रायता फैल गया ना भाई। 50% आपको मिल जाएगा बेसिक का, पर आपकी मौत हो जाती है तो आपके पति या पत्नी, जो भी कर्मचारी महिला भी होती हैं, तो उनको 60% ही मिलेगी पेंशन। ओपीएस में तो पूरी मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको योगदान देने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे फर्क भी हैं यहां पर। निश्चित रूप से संदीप जी, मैंने यही कहा ना कि जो ओपीएस है सबसे बेस्ट है, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो यूपीएस है, जो अभी नया स्कीम कल ही लाया गया, निश्चित रूप से जो बाजार की अनिश्चितताएं हैं उसको दूर करती है। क्योंकि जो एनपीएस था, एनपीएस में बहुत सारा पैसा तो बाजार की अनिश्चितताएं हैं ना, आप मान रहे हैं। राजेश शर्मा यहां पर डटे हुए हैं, इन्होंने खूंटा गाड़ रखा है। ये भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं आपके और मेरी तरह, ये हिलने को तैयार नहीं है, ऐसा खूंटा गाड़ा है। ये कह रहे हैं नहीं जी, एनपीएस में 50% से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, पेंशन 50% से ज्यादा मिल रही है लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी की। संदीप जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि जो एनपीएस का था, एनपीएस में बहुत सारी चीज शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट था। और अपने जो इंडियन कल्चर है उसमें दो तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव होते हैं जो स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाते। आपने सही कहा कि स्टॉक मार्केट में लगाने का काम तो सरकार का था, न कि जो है जो पेंशनधारी है उनका काम था। लेकिन सरकार भी एक कैलकुलेटिव ही रिस्क लेती है। तो सरकार और जो जितने भी इस तरह के संगठन थे, जो कर्मचारियों से रिलेटेड संगठन थे, उनकी कहीं ना कहीं यह मांग थी कि पुराने जो पेंशन स्कीम है उसको लाया जाए। तो स्वाभाविक है, पुराने पेंशन स्कीम को तो नहीं लाया जा सकता आज के दिन में, तो उसी को कुछ इंप्रूव करके, कुछ एक भरोसा देके, निश्चित रूप से जो नई स्कीम है उसमें एम्प्लॉई नहीं, को उसमें आप मुझे समझाइए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी हिस्सा रहे हैं, बड़ी डेजिग्नेशंस पर आप रहे हैं, बड़े बड़े फैसले भी लिए माधव। अब ये पीएफआरडीए जो है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, पैसा तो उसके पास है एनपीएस का, उसने लगा दिया बाजार में। मैं हूं सरकारी कर्मचारी, मैं एनपीएस से यूपीएस में जाना चाह रहा हूं, पैसा तो वहीं रहेगा ना पीएफआरडीए में, वहीं से रिटर्न जो मिलेंगे। अगर वो कम मिलेंगे तो सरकार उसमें और पैसा जोड़कर मुझे 50% देगी, यही है ना। यही है कि कुछ और अभी इसमें पेंच आ जाएगा? नहीं संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं जो अभी प्राइमा फेसी तो जो आप कह रहे हैं, मुझे भी वही लगता है कि उसी तरह के कुछ होंगे। लेकिन जब तक विस्तृत रूप से उसको नहीं पढ़ा जा सकता, पूरी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पूरी स्कीम के बारे में मैंने भी पढ़ा नहीं, तो एक पूरा जब अध्ययन और आकलन करेंगे तब उस पर मैं पूरी तरह जो है सो बता सकता हूं कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी मुझे भी लगता है, मैं आपके बातों से सहमत हूं कि वैसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन देखिए, नई स्कीम का स्वागत करना चाहिए। संदीप जी, आप भी जानते हैं, आपको भी अर्थव्यवस्था का स्वागत करना चाहिए, या ये तलवार जो लटकी हुई थी उसको हटाने का एक कदम है, बेसिकली विंडो ड्रेसिंग कर दी। देखिए, तलवार समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिसमें मैंने राजनीतिक परिस्थितियां की भी बात करी, बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थिति हो चाहे आर्थिक स्थिति हो, सबका आकलन करते हुए कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकारें हो, समय समय तो ऐसे में माधव आनंद, अब मैं एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा और छोटा सा एक जवाब मैं चाहूंगा राजेश से भी। सरकार ये मानती दिख रही है, राजेश ऐतराज दर्ज कर रहे हैं, पर यूपीएस पर आना, उसकी घोषणा करना, सरकार मान रही है बाजार वो रिटर्न्स नहीं दे सकता जो वो उम्मीद लगाए बैठी थी, वरना ये फैसला पलटती नहीं। तो फिर ये तो 90 लाख सरकारी कर्मचारियों की बात हो गई, प्रोवाइडेड सारी राज्य सरकारें उस मॉडल पे चली जाएं। पर ये जो 10 करोड़ किसान हैं हमारे, उनको ये क्यों बता रहे हैं सरकार वाले भी और काला सूट गुलाबी अखबार वाले
कि नहीं नहीं, आपकी कीमतों को तो बाजार तय करेगा, सबसे बढ़िया वही तय कर सकता है, सबसे बढ़िया बाजार तय कर सकता है, यूपीएस क्यों ले आए? फिर तो एमएसपी भी लाइए ना, कानूनी जामा पहना दीजिए। देखिए, एमएसपी तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जहां एमएसपी सरकार तो देती ही है, लेकिन जिस तरह की एमएसपी की बात हर प्रोडक्ट चावल और गेहूं के अलावा किस पर एमएसपी दे रही है? वो कहती है 23 फसलें हैं। मैं कह रहा हूं, अरे भाई, ग्वार बाजरा आजकल सबको खिलाने के लिए कह रहे हैं, बड़ा हेल्दी है। 0.26% आप खरीदी करते हैं, 1 क्विंटल में पाइया। मैं वही कह रहा हूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को एमएसपी में दायरे में लाने की आवश्यकता है। यह मांग जो है किसान संगठनों की रही है, और सरकार, देखिए, दो चीजें, यूपीएस जो बाजार पे केंद्रित जो आप कर रहे हैं, शेयर मार्केट, वो इंटायरली डिफरेंट थिंग है, और एमएसपी एक इंटायरली कि एमएसपी का तो सीधा अरे भाई, वो भी बाजार पे भरोसा नहीं आता दिखाना। पंकज, आप मुस्कुराए भी थे जब मैंने कहा, अब आप छूटते ही ये बोलने वाले हैं, मैं कोई भी सवाल पूछूं पहली लाइन आपकी यही रहेगी ना, इनकी 303 आती तो ये व्यवस्था ना आती। ये तो 303 नहीं आए, आप तो एक और आंकड़ा लिए घूमते हैं, आप तो 161 जमा 79 सीटें बताते हैं 240 को। पर आप जो बड़ा मुद्दा बना रहे थे, उस मुद्दे की काट ऐसी निकाली कि कांग्रेस, उनके तमाम नेता, नेतृत्व और मीडिया सेल अभी तक सर खुजला रहा है कि भेजें प्रवक्ता को, ना भेजें, भेजे तो वो क्या बोले और क्या ना बोले। ये असमंजस में तो डाल दिया कांग्रेस को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई असमंजस है, और अगर प्रवक्ता नहीं भेजे हैं तो उनको भेजने चाहिए। और जैसा आपने दोहराया, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बात सही है कि अगर 303 सीटों की सरकार होती तो इस तरह के घुटने टेकू फैसले नहीं लेने पड़ते। लेकिन चूंकि 161 प्लस 79 सीटों वाली सरकार है, तो इस तरह का सब हो रहा है। और हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनको असल में शौक है योजनाओं के, सड़कों के, इमारतों के, शहरों के नाम बदलने का। तो ये जो नई पेंशन, मतलब ये जो एकीकृत पेंशन योजना वो लेकर आए हैं, ये भी उसी तरह का एक नाम बदलने का खेल है। विपक्ष ने चूंकि पुरानी पेंशन योजना का मसला जोर शोर से उठाया, तो सरकार की टोपी से ये खरगोश निकल के बाहर आ गया। तो ये एकीकृत पेंशन योजना नहीं है, ये भानुमति पेंशन योजना पर सरकारी कर्मचारी काफी हद तक वो थोड़े तो सेटिस्फाइड होते दिखेंगे ना, कि अरे कुछ तो मिला, भागते भूत की लंगोटी सही। और लंगोटी क्या, 50% अगर आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का, बेसिक का पेंशन मिल जाती है तो बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन ये जो केंद्र के 23 लाख और राज्यों के मिला दे तो 90 लाख सरकारी कर्मचारी ही तो पूरा देश नहीं है। भारत सरकार के ई श्रम डेटाबेस में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं संदीप जी। कृषि क्षेत्र में अलग। सरकार का आंकड़ा है कि असंगठित क्षेत्र में कुल 44-45 करोड़ लोग काम करते हैं। 5.5 करोड़ कर्मचारी निजी क्षेत्र में हैं। तो 1.5-2% से भी कम कामगारों को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से क्या हो जाएगा? 1-1.5 लाख करोड़ रुपए सालाना पेंशन का बोझ है केंद्र सरकार पे। केंद्र के पूरे सालाना बजट का 4% पेंशन पे खर्च होता है। जितना देश की सुरक्षा का बजट है, उससे आधा पेंशन का बजट है। और राज्य सरकारें अलग से 4.5 लाख करोड़ रुपए सालाना पेंशन बांटती हैं। लेकिन असली मुद्दे क्या हैं? वास्तविक घरेलू आय में लगातार गिरावट आ रही है, धीमी वेतन वृद्धि, नहीं, आप थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं, मुद्दे पर रहते हैं। ना, पंकज भाई, मुझे ये बताइए, अब यूपीएस आ गई तो ओपीएस जो राजस्थान में आपकी सरकार, अब तो सरकार नहीं है, जो लागू की थी, या हिमाचल में सरकार है वहां लागू की, या भगवंत मान ने भी जो घोषणा की थी, अब उसका क्या होगा? या छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जो ओपीएस लागू करने की घोषणा की गई? मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो राज्य सरकारें हैं, जहां ओपीएस लागू करने की घोषणा की गई है, जब वहां के सरकारी कर्मचारियों को चुनने का मौका मिलेगा तो वो अभी भी ओपीएस ही चाहेंगे। पर उनका पैसा तो पीएफआरडीए से मिल नहीं रहा ना। योजना नहीं है ओपीएस, पीएफआरडीए से वो पैसा नहीं मिल रहा। 37,500 करोड़ है वो राजस्थान का, 7,500-8 हजार करोड़ है हिमाचल का, 9,000 करोड़ के करीब है छत्तीसगढ़ का।
हाँ, तो ये केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़ों की जो ये बाजीगर हैं वो अपने आंकड़ों में विकास की जो बढ़ती दर है उसको तो दिखा देते हैं, लेकिन अगर विकास की दर इतनी बढ़ रही है तो किसान मजदूरों की आत्महत्या की दर क्यों बढ़ रही है? जीडीपी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी से जो फिर हताश आप नौजवान हैं, ना वो लाखों की संख्या बात में पेंशन कतार में की क्यों खड़े रहेगी हैं? ना, ये भी तो बड़े आने वाले 4 राज्यों में जो चुनाव हैं, अब पेंशन जहां आप बड़ा मुद्दा बनाते दिख सकते थे, अब नहीं बना पाएंगे पंकज? नहीं, क्यों नहीं बना पाएंगे? पेंशन तो एक बड़ा मुद्दा है और ओपीएस का मसला अभी इससे खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भानुमति पेंशन योजना है, जिसको सरकार एकीकृत पेंशन योजना कह रही है, आप आगे चलकर देखेंगे कि इसको कोई ऑप्ट करने वाला नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारी, क्योंकि उनको पता है कि इस पेंशन योजना से उनको फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। इसको सिर्फ बाजार का जो जोखिम है उससे अलग और वो करने वैसे के लिए, भी क्योंकि लागू शेयर बाजार होगी पर 1 अब उस तरह का अप्रैल विश्वास सरकार को नहीं रह गया है। 2025। और आने तो वाले इन दिन 4 अभी- राज्यों में, एक मिनट पंकज, इन 4 राज्यों में कितना असर होता है सरकारी कर्मचारी भी तौलेगा। और जब एक मध्यम वर्ग व्यक्ति अपनी आय और अपने खर्चों का हिसाब लगाता है तो पेंशन उसमें एक बड़ा पुट भी रखता है। विजय बंधु, लड़ाई लंबी लड़ी तो उसका फल मिला, उसे लेकर कुछ संतुष्टि है? कल की घोषणा के बाद पहला रिएक्शन दिमाग में क्या आया? नहीं सर, जब कल घोषणा हुई है तो हम सब लोगों ने उसको पहले जानना चाहा कि इसमें है क्या क्या। जब हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत जो डिटेल आ पाया आप लोगों के माध्यम से, तो उसमें जानकर निराशा हुई और ज़्यादा हताशा आई। बल्कि अब तो समझ में आया कल से आज तक कि ये तो एनपीएस से भी खराब है। एनपीएस से यूँ खराब है कि 10% वहाँ कट रहा था, हमारा वापस आ रहा था। अब 10% ये वापस हमारा देने के बजाय ले लेंगे और बाद में कह रहे 6 महीने का वेतन देंगे। किसी व्यक्ति के एनपीएस कटा हुआ है, 20 लाख रुपए उसका होता है, 6 महीने के 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर वेतन होता है तो 6 लाख आप दे देंगे। तो ये तो और बड़ा नुकसान हुआ। प्लस एक भी चीज़ इसमें बदली नहीं। एनएसडीएल काम करेगा, पीएफआरडीए बिल काम करेगा, 10% हमारी कटौती है वो चलती रहेगी, सारा कुछ तो ही है। सिर्फ नाम बदल देने से तो भाई नहीं हो जाता है। 50% गारंटी मांग रहे थे आप। अभी आपके डिबेट आप देखिए, 2 बड़ी बातें थी विजय बंधु, जो आपकी 2 बड़ी मांगे थी। 50% दीजिए जो पुरानी पेंशन योजना में मिलता था, बेसिक पे, जो आखिरी बेसिक पे, उसका 50% दे दिया सरकार ने। दूसरा, महंगाई को भी उसका आकलन साथ में जोड़ो, वो भी दे दिया सरकार ने। अब ये थोड़ा है कि सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा ना कि उसमें डीए उन्होंने दे दिया, 50% दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि जब दे ही दिया तो फिर यूपीएस क्यों, ओपीएस क्यों नहीं? जब ओपीएस ऐसी ही है तो ओपीएस दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? अगर मेरी मांग को मान जा रहा तो मेरी तो मांग ओपीएस है, और आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने दे दिया तो ओपीएस मांग ले। और अभी 50% का जो बता रहे हैं, 50% बेसिक सैलरी का, ये भी गड़बड़ झाला है। अभी इसमें क्या होगा, पूरे साल का लास्ट का 50% का पहले महीने से 12 महीने का औसत निकाला जाएगा, फिर बेसिक पे निकाला जाएगा, फिर उसके बाद उसका दिया जाएगा। अभी तो इसमें झोला ही झोला है सर, झोल ही झोल चल रहा है। नहीं, इसमें झोल तो एक और ये भी है बड़ा सीधा सा। मैंने 10% अगर कंट्रीब्यूशन दिया है, 25 साल मैंने नौकरी की, और यहां पर मैं राजेश आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि आप सीए भी हैं, भाई मेरा 10% कटेगा। हाँ, एकदम ये बात तो ठीक है ना। 25 साल मैंने नौकरी की जी, उसके उसके बाद मुझे पेंशन मिलती है, तो मेरा 10% तो वो दरअसल जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो कंपाउंडिंग अगर मैं कर दूं तो 20, 22, 23% हो गया होगा जी। तो 50 दे रहे हो आप मुझे। 20, 22 तो मैंने ही दे दिया, तो 50 मेरा तो है नहीं। आप 20% दे रहे हो, 18% गवर्नमेंट दे रही है, प्लस वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यही तो एनपीएस है। इन्वेस्टमेंट के बाद में लोगों को 50, 60, 70, आपके जो एनालिसिस थी ना यूपी के अंदर, वो गलत है। इसको आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आज जब लेकर आना हो, एक आदमी का नाम लेकर आइए, एक आदमी नहीं, मैं हजारों आदमी का नाम के लिए लेकर आइए ना। चुनौती है, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, खामखा की साथ ठोक रहे हैं। मैं छाती ठोक के ये बात कर रहा हूं कि 50 नहीं 60-70% लोगों को मिल रहा है, और 50% लोग 50% आप ला कर दीजिए।
हाथ 10 कंगन को आरसी सर, क्या आप चिल्लाने से थोड़ा calculation होता है, करो ना, 10.5% चिल्लाने का से return थोड़ा आ रहा होता है, सर, चिल्लाने 10.5% का रिटर्न आ रहा है, 70% वो तो रिटर्न data मिल है रहा ना। हो सर, 10 राजेश भाई, जी, मिल रहा चिल्लाने से, अरे अच्छे नंबर आपने बना लिए मीडिया सेल में सर, बीजेपी मीडिया में के, नहीं बोल रहा हूं मैं नहीं आपको। नहीं सर, 70% मिल रहा हो तो 50% की क्यों एक नई योजना लेकर आएगी इसलिए सरकार? कि कुछ लोग नहीं करते हैं। आज के दिन आपको पता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप आप बिल्कुल आज बिल्कुल आप होमवर्क नहीं करके आए, आई एम सॉरी। अरे छोड़िए, आप मेरी बात कर रहे हैं। पहला क्लियर करूं, 10%। अरे भाई एक मिनट, अब शांति करिए, इनका माइक डाउन कीजिए, एक मिनट। नहीं, मुझे नहीं सुननी है, मैं गलत बयानी के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। विजय बंधु, अरे छोड़िए विजय बंधु, छोड़िए विजय बंधु, एक चीज तो भाई विजय बंधु ये समझा दीजिए इन बंधु को। जी अरे भाई आम आदमी नहीं इन्वेस्ट करता है, सरकार करती है पीएफआरडीए के थ्रू इन्वेस्ट। ये इनको यही बात नहीं समझ में आ रही। आदमी अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है सर, यही तो नहीं पता है। मैं वही कहना चाहता हूं सर, मैं राजेश जी से वही कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को ये बता दे कि 50% से ज्यादा एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी को आप दिया हो, पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 50% उसको मिल रहा है तो फिर यूपीएस लाने की जरूरत क्या हुई? फिर यूपीएस क्यों लाया गया? और मैं अभी आपको बता रहा हूं सर, मैं अभी रेलवे के साथियों के बीच से आ रहा हूं, मैंने हाथ उठवाया कि क्या यूपीएस से आप संतुष्ट हैं? एक हाथ नहीं उठा, एक हाथ नहीं उठा। तो वो 100 एक ने भी संगठन जो समर्थन गए नहीं किया। थे विजय बंधु, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 50% विजय बंधु एक मिनट सुनिए ना, तो वो 100 संगठन गए, अब वो शिव गोपाल मिश्रा साहब का पता नहीं क्या कनेक्शन में दिक्कत हो गई, वो तो बड़े मुस्कुराते हुए बाहर निकले कि हमारी बात मान ली, सरकार को हमने झुका दिया, वो तो खुश हैं। ये 100 संगठन अब आप कहने लगेंगे नहीं जी ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है, अब ये मत कहना। वो सर वो खुश इसलिए है कि उनको ओपीएस मिल रही है। अगर इतनी अच्छी है तो एनपीएस क्यों नहीं ले लिए? अगर इतनी अच्छी तो यूपीएस क्यों नहीं लेते? वो जितने लोग गए थे सब ओपीएस पाते हैं, सब ओपीएस ले रहे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं एनपीएस का, यूपीएस का। खुद ओपीएस क्यों ले रहे हैं? अगर इतनी अच्छी यूपीएस है और एनपीएस है तो एक भी वहां पर एनपीएस वाला नहीं गया था, एक से भी वार्ता एनपीएस वालों से नहीं की गई। देश के लाखों लोगों का मैं नेतृत्व करता हूं, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैंने सबसे पूछा, एक व्यक्ति नहीं कहा कि हमको एनपीएस चाहिए, एक ने नहीं कहा आपको ओपीएस चाहिए। अब उनको ओपीएस मिल रही है, उन्होंने सहमति दे दी। अब सहमति के पीछे उनके क्या राज अब हैं, इसमें वो माधव आनंद एक और ये अहम लेकिन पॉइंट मैं आपको उठाया। बताऊं, एक सेकेंड कल विजय से- बंधु एक सेकेंड रुकिए। माधव आनंद, जो ये ओपीएस वाला कौन है और एनपीएस वाला कौन, ये भी एक दिलचस्प अपने आप में लड़ाई है। और अब ये यूपीएस की भी जो बात आई है, 23 लाख जब सरकारी कर्मचारी केंद्र में हम बात करते हैं, हम उसमें फौज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फौज में आज भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू है। तो अगर एनपीएस इतनी अच्छी है या यूपीएस में ले आइए ना फौज को, अलग अलग पैमाना क्यों है अभी भी? देखिए ये अभी स्टार्टिंग में अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान है संदीप जी। ठीक है, राजनीतिक दल जो है अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचेंगे उसको, हर सारे पॉइंट जो है जो ओल्ड स्कीम तो इसमें ईमानदारी लाने की भी जरूरत है। एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए ही जुड़ पाए हैं शिव गोपाल मिश्रा मेरे साथ। शिव गोपाल जी, आज बड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही है, मैं तो आपसे विस्तृत बातचीत करना चाह रहा था। आपके अथक प्रयासों से सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी, आंशिक ही सही, कुछ लोग कह रहे हैं वो मिली तो है, लेकिन यहां पर विजय बंधु कह रहे हैं आप खुद तो ओपीएस ले रहे हैं और यूपीएस के लिए हां करवा कर आ गए। ऐसा है कि विजय बंधु अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने काफी संघर्ष किया है, मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं इतने दिनों से नेशनल काउंसिल जेसीएम को डील कर रहा हूं, उसका स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूं। हमें ये पता है कि सरकार क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती। दूसरी बात यह है कि जिस मुद्दों पर हमने समझौता किया है वो बिल्कुल ओपीएस जैसे ही है। और ओपीएस में हमारी एक ही मांग थी सारे लोगों से कि जो भी हम 50% सैलरी का और उसके ऊपर जो महंगाई की राहत है उसके नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे स्टाफ साइड जेसीएम ने उस पर कोई समझौता नहीं किया। ये रह गया सवाल कि वहां जाने वाले ओपीएस वाले थे या एनपीएस वाले थे,
तो इसका कोई मायने नहीं उठता है। हम जो है वो 23 लाख, हम 32 लाख कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने 9.5 लाख रेल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक वो हमको चाहेंगे तब तक हम रहेंगे। वो बंधु जी की कृपा से हम नहीं है, हम अपने नहीं, कर्मचारियों की निजी कृपा लड़ाई से की हैं, बात उनके मैं यहाँ नहीं प्यार कर से रहा हम हूँ, से। पर मुझे ये बताइए, मैं आपसे अगर मैं संदीप जी ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं ये हाँ, कहना चाह रहा हूँ कि हमने सरकार के सामने ये बात रखी कि आप इसका नाम ओपीएस रखिए, आप इसका नाम एनपीएस रखिए, आप इसका नाम जीपीएस रखिए, आप इसका नाम एपीएस रखिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि हमारा जो कर्मचारी जब रिटायर हो तो उस समय उसको उसकी सैलरी का तो आधा मतलब पैसा आप मिलना ये चाहिए कह रहे हैं पेंशन के ये रूप में। दरअसल ओपीएस की तरह ही है और दबाव अभी बनता रहेगा। सरकार और डिटेलिंग क्या देती है, पेंशन की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। एक टेंशन मैं जरूर अपने दोस्त और मेरे पैनलिस्ट राजेश शर्मा को देना चाहूंगा। खुला न्योता है, खुली चुनौती है, हजारों की लिस्ट कह रहे हैं, 10 आदमियों का नाम बता दें जिनको अपनी बेसिक का 70% बतौर पेंशन मिला हो। उसके लिए हम इंतजार करेंगे।